हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 30 जून और आज की इस वीडियो में हम 30 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आज जून महीने का लास्ट डे है, इसलिए आज की इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है ये है 20,000 लाइक का। यदि आज का ये करंट अफेयर का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस टारगेट को अचीव करने में हेल्प कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो को। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 29 जून को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है, तो देखिए, जो प्रोफेसर महालनोबिस थे उनकी जयंती को मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में। और जो पीसी महालनोबिस थे इन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक भी माना जाता है। आप लोगों ने पंचवर्षीय योजना तो ज़रूर पढ़ा होगा। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसका समय था 1956 से लेकर के 1961 तक, तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये इन्हीं के नाम पर रखी गई थी। और इन्होंने 1931 में यानी कि 1931 में कोलकाता में ISI यानी कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की भी स्थापना की थी। अच्छा, इस क्वेश्चन से आप ये भी याद रखेंगे कि सांख्यिकी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार प्रेजेंट टाइम में किसके पास है, तो ये है राव इंद्रजीत सिंह के पास। और 29 जून को तो मनाया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जिसकी थीम थी गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग एंड जेंडर इक्वालिटी। ये तो हुई राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। तो आप दोनों ही याद रखेंगे, नेशनल और इंटरनेशनल। अब यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो 25 जून को क्या मनाया गया है, डे ऑफ द सीफर यानी कि नाविकों का दिवस, जिसकी थीम थी सीफर्स आर द की वर्कर्स। 26 जून को मनाया गया है यातना पीड़ितों के समर्थन में यूनाइटेड नेशन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 27 जून को मनाया गया है MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस डे के रूप में। नेक्स्ट है, हाल ही में फ़ोनपे ने UPI मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ टाई अप किया है, तो ये टाई अप अभी हाल ही में किया गया है ICICI बैंक के साथ। तो देखिए, इस टाई अप के ज़रिए जो फ़ोनपे है ये अपने यूज़र को फ़ोनपे एप्लीकेशन पर ICICI और यस बैंक के साथ कई UPI ID बनाने और उसे यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। तो देखिए, इससे यूज़र को UPI के कई सारे ऑप्शन मिल सकेंगे ताकि यूज़र जिसे चाहे उसे चूज़ कर सकेगा। इससे सभी यूज़र के लिए पेमेंट सेफ़ और इजी हो जाएगा और इसी के लिए ये टाई अप किया गया है फ़ोनपे ने ICICI बैंक के साथ। और यहाँ पर जो टर्म लिखा है UPI, इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए, यहाँ से यदि हम बात करें ICICI बैंक की, यानी कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में। इसके अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और MD CEO ये हैं संदीप बख्शी। अच्छा, इस बैंक की टैगलाइन क्या है, तो इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। अब यहाँ से एक और टर्म इम्पॉर्टेंट है, फ़ोनपे। फ़ोनपे की स्थापना हुई थी 2015 में। हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलोर कर्नाटक में। और फ़ोनपे के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये है आमिर खान, जबकि जो सलमान खान हैं ये हैं भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है, हाल ही में ड्रोन से टिड्डियों को कंट्रोल करने वाला पहला देश कौन बना है, तो ये भी हाल ही में बन गया है अपना देश भारत। तो देखिए, मेक इन इंडिया पहल के तहत जो कृषि मंत्रालय है इसने स्थानीय रूप से टिड्डियों को कंट्रोल करने के लिए वाहन पर चढ़कर ULV स्प्रेयर यानी कि अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर डेवलप किया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 संकट के बीच जो टिड्डियां हैं जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से इंडिया में आई थी, इन्होंने भारत की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब इसे कंट्रोल करने वाला पहला देश बन गया है भारत। और यहाँ पर जो पहला टर्म लिखा है, जिस किसी भी क्वेश्चन में पहला वर्ड लिखा होता है वो क्वेश्चन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट होता है और एग्ज़ाम का पार्ट बन सकता है। इसी से रिलेट कर यदि हम बाकी ऑप्शन को, तो जो नीयू है, नीयू विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन बना है। यदि हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो कोरोना मुक्त
विश्व का पहला देश ये बना है न्यूजीलैंड ही, जबकि जो ब्रिटेन है ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश है। आप इंडिया को देख सकते हैं, यानी कि इंडिया का मैप आप देख सकते हैं, ये किन किन देशों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। आप यदि देखेंगे तो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, और ये गुजरती है भारत के कुल 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों को टच करती है कर्क रेखा। नेक्स्ट है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी कवर कराया था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज इस क्वेश्चन को मैंने दूसरे तरह से सेट किया है। तो रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर ये थे राजेंद्र गोयल। राजेंद्र गोयल इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, तो कितने विकेट लिए थे? कुल 640 विकेट, जो कि रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा थे, और इनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। यदि हम बात करें रणजी ट्रॉफी की, तो ये रिलेटेड है क्रिकेट से, और इसका जो पहला टूर्नामेंट है ये खेला गया था 1934 में। अच्छा, रणजी क्रिकेट की सबसे सफल टीम कौन सी है? तो सबसे सफल टीम है मुंबई। मुंबई के पास है कुल 41 खिताब। यहाँ से आप एक चीज़ और कनेक्ट कर सकते हैं कि रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर ये तो है राजेंद्र गोयल, लेकिन रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन लेने वाले क्रिकेटर ये हैं वसीम जफ़र, और इन्होंने रणजी ट्रॉफी में कितने रन लिए हैं? तो 12,000 रन, और ये रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक है। और जो वसीम जफ़र हैं, इन्हें अभी हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड का कोच भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित की गई हैं के सैलजा। और के सैलजा ये हैं कौन? तो ये हैं केरल की हेल्थ मिनिस्टर, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री। और इन्हें यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्यों सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इन्होंने केरल में कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जो भी प्रयास किए हैं, उनके इस प्रयास के लिए इन्हें सम्मानित किया है यूनाइटेड नेशन ने। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में कोरोना वायरस का जो पहला पॉजिटिव केस आया था, ये आया था केरल में ही, जिसके कारण यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी थी। तो जो के सैलजा है, इन्हें कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए यूनाइटेड नेशन ने सम्मानित किया है। यदि हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं एंटोनियो गुटेरस, और ये बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज़ है 193, और 193rd मेंबर कंट्री है दक्षिणी सूडान, यानी कि साउथ सूडान। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें, तो जो बायोकॉन के संस्थापक है किरण मजूमदार शॉ, इन्हें भी हाल ही में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। पायल जांगिड़, इन्हें भी हाल ही में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जो सुमन गवानी हैं, सुमन गवानी जी से रिलेटेड एक फैक्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टूडेंट के लिए ये एक तरह की शिक्षा पहल है, और इस योजना को व्हाट्सएप या SMS सर्विस के थ्रू स्टूडेंट को खेल खेल में कुछ प्रैक्टिकल एक्टिविटी सीखने का मौका मिलेगा, जिससे कि वे इंटरेस्टिंग वे में खेलते खेलते नई नई चीज़ों को सीख पाएंगे। यही है एक टू खेलो एक टू पढ़ो पहल, जिसकी शुरुआत की है त्रिपुरा ने। त्रिपुरा की यदि हम बात करें, तो राजधानी है अगरतला, मुख्यमंत्री है विप्लव कुमार देव, गवर्नर है रमेश बैस। और मैंने आप लोग बताया था कि 2018 में जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने त्रिपुरा के ही एक फल जिसका नाम है रानी अनानास, इसे त्रिपुरा का राजकीय फल डिक्लेयर किया था। और 2 दिन पहले ही मैंने आप लोग पढ़ाया था, एक योजना है मातृ पुष्टि उपहार योजना, जिसकी शुरुआत की है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ही। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ओडिशा के पारादीप में PADC सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। यहाँ पर जो टर्म लिखा है PADC, इसकी फुल फॉर्म बनती है प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र। और इसकी स्थापना कुल 43 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ की गई है। देखिए, ये जो PADC सेंटर है, ये ओडिशा और उसके आसपास का जो एरिया है, उन एरिया में इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए
एक इमरजेंसी सेंटर का काम करेगा। और वो कैसे? तो देखिए, PADC सेंटर प्लास्टिक के ढाले गए जो फर्नीचर होते हैं या घर का सामान या सीमेंट जैसी चीज़ों की पैकेजिंग के लिए जो प्लास्टिक यूज़ होती है उन सामानों का उत्पादन भी करेगा और इसमें इन्वेस्टर्स को आकर्षित भी करेगा, यानी कि इनमें इस उद्योग में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें भी हेल्प करेगा। और इसका उद्घाटन किया गया है ओडिशा के पारादीप में। उद्घाटन किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। यदि हम बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में स्थित है कलिंगा स्टेडियम और लिंगराज मंदिर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, जिन्हें अभी हाल ही में पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। गवर्नर है गणेशी लाल। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं 21, राज्यसभा सीटें आती हैं 10, विधानसभा सीटों की संख्या है 147। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं ये प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री हैं, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत किस देश के शरणार्थियों के लिए यानी कि रिफ्यूजीज़ के लिए UNRWA को $10 मिलियन की सहायता देगा? तो ये सहायता देगा फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए। देखिए यहाँ पर जो टर्म लिखा है UNRWA, इसकी फुल फॉर्म बनती है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। और देखिए ये जो संस्थान है ये उन फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए है जो कि 1948 में फिलिस्तीन युद्ध के दौरान भाग गए थे या उन्हें घर से निकाल दिया गया था, और इसी के लिए भारत $10 मिलियन की आर्थिक सहायता दे रहा है। आप देख सकते हैं फिलिस्तीन की लोकेशन, ये है इजिप्ट जो कि आता है अफ्रीका महाद्वीप में। ये है अपना भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी, मैंने आप लोग बताया भी है। मैप में यदि आप देखेंगे तो इधर का जो एरिया है अफ्रीका का और ऊपर का एरिया जो कि है यूरोप महाद्वीप का, इन दोनों के ही बीच में स्थित है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी। और देख सकते हैं आप मेडिटेरियन सी, यहाँ पास है गाजा पट्टी, और इसी गाजा पट्टी का एक छोटा सा एक हिस्सा है जिसका नाम है फिलिस्तीन, और ये मिस्र यानी कि इजिप्ट और इज़राइल के बीच, आप देख रहे हैं इजिप्ट और इज़राइल के बीच भूमध्य सागर में स्थित है। तो इसकी लोकेशन आप ज़रूर याद रखेंगे, एग्ज़ाम का पार्ट बन सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में मीटू किताब लॉन्च की गई है, इसके लेखक कौन है? तो देखिए इसके ऑथर हैं करण पुरी। मीटू कैंपेन के बारे में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। जो मीटू कैंपेन चलाया जा रहा था वो किस लिए था? तो वर्क प्लेस में महिलाओं के साथ जो बर्ताव या अत्याचार होते हैं उन्हें उजागर करने के लिए इस कैंपेन की शुरुआत की गई थी, और इसी पर एक बुक लॉन्च की गई है। इसी के ऑथर है करण पुरी। और बुक की हम बात कर ही रहे हैं तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था लेखक अमीश त्रिपाठी के बारे में। इनके द्वारा भी अभी एक बुक लॉन्च की गई है, बुक का नाम है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। नासिरा शर्मा, तो देखिए जो लेखिका है नासिरा शर्मा, इन्हें व्यास सम्मान 2019 से सम्मानित किया जा चुका है। और इन्हें क्यों सम्मानित किया गया था? इनकी रचना कागज की नाव के लिए। इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। यदि हम बात करें रीमा हुजा की, तो इनके द्वारा पिछले ही वर्ष एक बुक लॉन्च की गई है, बुक का नाम है महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर्स, और इस किताब में महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध में इनकी वीरता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है श्रीपद यस्सो नायक के द्वारा। और देखिए ये जो कॉन्क्लेव रहा था ये डिफेंस और मैन्युफैक्चरर स्पेस सेक्टर, या इसे आप कह सकते हैं रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण के क्षेत्र में 2 दिन का ये कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। और इस कॉन्क्लेव में डिस्कशन किस चीज़ को हुआ? तो वर्ल्ड लेवल पर अपने देश की रक्षा के लिए भारत के पास क्या ऑप्शन है, क्या नई टेक्नोलॉजी है, और अपने डिफेंस सेक्टर को लेकर के भारत के क्या विचार हैं, इस पर बेस्ड इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। और इसी का उद्घाटन किया था श्रीपद यस्सो नायक ने। अच्छा, श्रीपद यस्सो नायक ये हैं कौन? तो ये प्रेजेंट टाइम में हमारे आयुष मंत्री हैं। आयुष यानी कि आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिंध एंड होम्योपैथी, यह है इसकी फुल फॉर्म। और इसी के मंत्री हैं श्रीपद यस्सो नायक, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? नॉर्थ गोवा। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अभी मैंने बताया था वसीम जफ़र की। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, MCC के 233 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मैं आप लोग बता दूं, आप लोगों की डिमांड पर 5 मिनट GK ट्रिक का जो चैनल है
इसमें आप लोगों के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन पर 5 मिनट का वीडियो अपलोड किया जाता है, तो इसे आप ज़रूर देखा करिए। अभी तक यदि आप लोगों ने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। और मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करूँगी, जून महीने का लास्ट डे है, तो एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और टारगेट भूलिएगा मत 20,000 लाइक का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।